नमस्कार। मैं हूं पंकज कुमार और इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं एक नए अध्ययन के बारे में, एक नए स्टडी के बारे में जो आम लोगों की जिंदगी के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है। और हमारे साथ इस विभाग के जाने माने डॉक्टर, जी हाँ, डॉक्टर अनूप मिश्रा जुड़ रहे हैं, जो कि स्टडीज़ में आने वाली तमाम बातों को बहुत अच्छे से आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। दरअसल हम आपको बता दें कि मोटापा एक बीमारी है, गंभीर बीमारी है। इसकी पहचान तो बहुत पहले से हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि बॉडी मास इंडेक्स के जरिए इसकी पहचान की जाती है और यह बताया जाता है कि यह ओबीस है, यह मोटापा का शिकार है या नहीं है। लेकिन अब नए अध्ययन में अलग तरह की बात सामने आई है। सिर्फ बॉडी मास इंडेक्स ही नहीं पता करेगा कि आप मोटे हैं। आपके पेट पे कितनी चर्बी है, कितने मसल्स हैं, हिप्स पे क्या है, ये ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेगा कि वाकई आप ओबेसिटी के शिकार हैं या नहीं हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप सबको पता होगा कि कैंसर के कई स्टेजेस होते हैं, कि स्टेज 1, 2, 3, 4, और इससे सीवियरिटी का पता चलता है कि अमुक व्यक्ति कैंसर के किस स्टेज में है, इलाज से किस हद तक इसका निराकरण हो सकता है, वो निरोग हो सकता है। उसी तरीके से अब मोटापा को भी, ओबेसिटी को भी स्टेजेस में बांटने का प्रयास किया गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टडी की गई है वो छपी है कहां? लैंसेट डायबिटीज एंड इंडोक्रिनोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि ये स्टडी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में छपी है, तो ये बेहद महत्वपूर्ण स्टडी है। और इसके बारे में डिटेल से बताने जा रहे हैं डॉक्टर अनूप मिश्रा, जो कि देश की नहीं दुनिया के नामचीन डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, आपका हमारे शो पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। TV9 के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल होगा कि ये स्टडी किस मायने में इंपॉर्टेंट है। पहले तो हम जानते थे कि आप मोटे हैं, बॉडी मास इंडेक्स का पता कर लिया जाता था और यह बताया जाता था कि आप इससे नीचे रहिए, प्रॉबेबली वो आंकड़ा 23 है। लेकिन अब ऐसी क्या और सारी बातें इस स्टडीज में आपने जोड़ा गया है, जिसको आप हमारे दर्शकों को बताएं तो बहुत अच्छा होगा, उनके अवेयरनेस के लिए, उनकी जानकारी के लिए। थैंक यू। पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूँगा कि मुझको आपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, ये बॉडी मास इंडेक्स, पहले तो दर्शकों को बता दें कि ये वेट केजी में ऑब्लिक, यानी कि उसका भाग किया जाए हाइट इन मीटर स्क्वायर, इसका एक अनुपात होता है। और अक्सर कहते हैं दुनिया में कि 30 से ज़्यादा हो तो ओबेसिटी होती है, यानी कि शरीर को आप कहेंगे कि मोटापा है। लेकिन 2009 में हम ही लोगों ने, हमारे ही ग्रुप ने ये बताया कि इंडिया में लोगों का कम बॉडी मास इंडेक्स पर ही डायबिटीज और हार्ट की डिजीज हो रही है। तो 2009 में हमने पहले तो ओबेसिटी के जो मेट्रिक्स हैं, बॉडी मास इंडेक्स को इंडियन लोगों के लिए कम कर दिया, उसका उसका जो कट ऑफ है उसको 25 कर दिया। तो ये 2009 की बात है, जबकि इंडिया स्पेसिफिक गाइडलाइन ओबेसिटी की बनी थी। उसके बाद जो करीब 15 साल गुजर गए, और इस दौरान कई तरह के जो शोध कार्य हुए, हमने भी करे और बाकी लोगों ने भी करे, दुनिया में हुए। उसमें यह पता चला कि चाहे पूरे शरीर में चर्बी ज्यादा हो, लेकिन सबसे ज्यादा मायने रखती है चर्बी पेट की। अब पेट में दो तरह की चर्बी होती है। एक तो खाल के नीचे की चर्बी, जिसको कि सबक्यूटेनियस फैट कहा जाता है, और दूसरा पेट के अंदर की चर्बी, उसमें लिवर की चर्बी बहुत मायने रखती है। ये देखा गया कि इंडिया के लोगों में पेट का घेरा भी ज्यादा है, और पेट के स्किन के नीचे, यानी कि खाल के नीचे की चर्बी भी ज्यादा है, और लोगों के अनुपात में, और लिवर में भी चर्बी ज्यादा है। और ये एक इन्फ्लेमेशन पैदा करती है शरीर में, जैसे कि आग लगी हो, और अंदर खून की नलियों में ये अवरोध पैदा कर देती है, जिससे कि हार्ट अटैक के
चांसेस ज़्यादा हों, और पैंक्रियास में भी अवरोध पैदा करती है जिससे कि डायबिटीज होती है। तो ये इंडिया के लोगों में ज़्यादा पाया गया। तो ये तो एक थिंकिंग रही। दूसरी थिंकिंग ये रही कि कई लोग बॉडी मास इंडेक्स जिनका ज्यादा भी होता है, उनकी शरीर में और चीजों की मात्रा ज्यादा होती है और चर्बी की मात्रा कम होती है। जैसे कि आप हमारे रेसलर्स को देख लो, जिनके में मसल बहुत ज्यादा होगी और चर्बी कम होगी, और फिर भी उनका वेट ज्यादा होगा और बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर, 25 से तो ऊपर है, 30 से भी ऊपर होगा। तो उसको क्या हम ओबीज कहेंगे? क्या उनके शरीर में चर्बी ज्यादा नहीं है? तो ये बॉडी मास की एक गलती, उसको लेने के साथ हमने गलत तरीके से क्लासिफाई कर दिया लोगों को। तो ऐसा कई लोग, तो बॉडी मास की गलतियां हमको पता चली। पेट के घेरे के हमको विशेष ये पता चला कि वो बीमारियां कर सकती है। ये सारी चीजें लेकर करीब 15 साल में कई शोध कार्य जो हमारे हुए, उस पर हमने ये बताया कि अब हम समय आ गया है कि हमको ओबेसिटी की जो आपका क्लासिफिकेशन है उसको बदल देना है। ये हमारी कोई विचारधारा नहीं थी, पूरे वर्ल्ड में कई लोगों की विचारधारा थी। तो लैंसेट डायबिटीज एंडोक्राइनोलॉजी, जो कि सबसे टॉप जर्नल वर्ल्ड में है डायबिटीज का, उसने करीब 1.5 साल से हम लोग इस चीज पर 56 लोग हम लोग विचार कर रहे हैं। और इसी के साथ इंडिया की ओबेसिटी की गाइडलाइन भी हम लोग करीब करीब 10 लोग विचार कर रहे हैं, और हमने सहायता ली 100 और एक्सपर्ट से। दोनों गाइडलाइन बड़े अजीब सी बात है, एक ही दिन पब्लिश हो गई हैं और दोनों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ये एक हमने पूरा इसलिए बताया जिससे सबको पता चल जाए कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। आगे भी हम आपको आपके प्रश्नों को हम लेकर ये बताएंगे कि क्यों ऐसा इम्पोर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए, वो मैं बाद जी में हाँ, बताऊंगा। बिल्कुल। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था कि ताकि हमारे दर्शक बहुत ही साधारण तरीके से इसको समझ सकें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और आपने जो बताया है, क्योंकि कई बार हमें भी बड़ी हैरानी होती थी जब हम देखते थे ये व्यक्ति बहुत पतला है, फिर इसको हार्ट का प्रॉब्लम कैसे हो गया। ये व्यक्ति बहुत दुबला पतला है और उम्र भी कम है, फिर भी ये हृदय रोग का शिकार कैसे हो गया। तो आपने जो इसको कैटेगराइज किया है और मेनली दो भागों में बांटा है, एक साधारण मोटापा है जिसको आपने इनोक्सियस ओबेसिटी कहा है, और एक दूसरा परिणाम देने वाला मोटापा है जिसको ओबेसिटी विद कंसीक्वेंसेस कहा है। मैं चाहूंगा कि इन दोनों चीज के बारे में बताएं। जैसे कैंसर का कैटेगराइजेशन होता है, स्टेज 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से आपने मोटापे को कैटेगराइज किया है। तो कैसे किया है, किस आधार पर किया है, कौन सा स्टेज ज्यादा खतरनाक है? जैसे आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बहुत सारे पहलवान होते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स 30 से भी ज्यादा होता है, पर उनके शरीर में चर्बी नहीं होती और सारे पैरामीटर्स अच्छे होते हैं, उनको दिक्कत होने के चांसेस कम रहते हैं। लेकिन यहां पर बॉडी मास इंडेक्स कम भी है लेकिन और सारी चीजें बहुत गड़बड़ है। एब्डोमिनल ओबेसिटी, जिसको आपने बताया सब क्यूटेनियस ओबेसिटी कहते हैं, जो चर्बी है तो खाल के नीचे जो रहता है, फिर लीवर के आसपास अगर फैट ज़्यादा है उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं वही आपसे समझना चाहूँगा कि दो भाग में जो आपने डिवाइड किया उसका आधार क्या है, कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, कौन सा ज़्यादा कम है। एक आम इंसान को अपने मोटापे को लेकर के पहले अगर वो इस बात को समझ लेगा तो कम से कम अपने को उस कैटेगरी में रख पाएगा, और फिर आप जैसे नामचीन डॉक्टर जिन्होंने शोध किया है, पता लगाया है, उनसे उनके पास जा करके उसका इलाज भी करा सके। धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल पूछा। और इसमें देखिए, दो भागों में स्टेज 1 और स्टेज 2 जो इंडिया की क्लासिफिकेशन है, और इसी को अगर आप लैंसेट की क्लासिफिकेशन लें जो वर्ल्ड वाइड की है, प्री क्लिनिकल और क्लिनिकल ओबेसिटी। तो प्री क्लिनिकल स्टेज 1 ओबेसिटी है और क्लिनिकल ओबेसिटी स्टेज 2 ओबेसिटी जो इंडिया की क्लासिफिकेशन में है। दोनों के आधार करीब करीब सेम है, करीब करीब वही हैं। स्टेज 1 ओबेसिटी में क्या है कि आपका चाहे बॉडी का चर्बी बढ़ी भी हो या बॉडी मास इंडेक्स बढ़ा हो, लेकिन आपके पेट में चर्बी उतनी ज़्यादा नहीं है, और आपको उसके साथ साथ जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं
जो डायबिटीज भी हो सकती है, फैटी लिवर भी हो सकता है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल हाई हो सकता है, या हार्ट डिजीज हो सकती है। ये सारी जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो भी नहीं है आप में। तो आपका ब्लड का अगर हमने जांच कराई तो वो ठीक पाया, आपका ब्लड प्रेशर लिया वो ठीक पाया। और इस चाहे चर्बी ज्यादा भी हो फिर भी आपके अंगों को, जैसे कि घुटना है या कूल्हा है, उसको प्रभावित नहीं कर रही। आप चल पा रहे हैं पूरा, आप पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये ओबिसिटी को हम जरूर हम देखेंगे, उसमें डाइट और एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, लेकिन कोई दवा देने के लायक नहीं समझेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई इसने गड़बड़ नहीं करी है। इस पर नजर जरूर रखेंगे हम। अब जो स्टेज 2 ओबेसिटी या क्लिनिकल ओबेसिटी जो लैंसेट ने कहा है, उसमें पेट का घेरा भी ज्यादा है, चर्बी तो ज्यादा है ही है, पेट का घेरा भी ज्यादा है जो स्टेज 1 में नहीं था। और साथ साथ कई तरह की बीमारियां जुड़ी हुई हैं, तो वो भी स्टेज 1 में नहीं था। और साथ में आदमी को चलने में परेशानी, घुटनों में दर्द, वजन के कारण सांस फूलना या धड़कन होना, ये अपना दिन का दिनचर्या वाला काम ना कर पाना, ये स्टेज 2 ओबेसिटी है। अब इसका क्या मतलब है? स्टेज 2 ओबेसिटी में जो भी डॉक्टर देखे, उसको ज्यादा अच्छी तरह से, ज्यादा मन लगाकर, ज्यादा एग्रेसिवली हमको इलाज करना है। उसमें सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, उसमें दवाओं का इस्तेमाल करना है। आजकल बड़ी अलग अलग तरीके की दवाएं आई हैं, भांति भांति की, जो कि हम उसको इस्तेमाल करके हम चाहते हैं कि वजन जल्दी कम हो, जिससे कि अंगों पर प्रभाव, बीमारियों का ये इलाज साथ ही साथ हो जाए, वजन के कारण जो जुड़ी हुई चीजें हैं वो कम हो जाए। ये इसका इम्पोर्टेंस है। ये इसी तरह से हमको आगे ले जाना है, ट्रीटमेंट आगे करना है। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि दरअसल लोगों को ये लगता है कि हम मोटे हैं तो हार्ड वर्क करके, फिजिकल एक्सरसाइज करके हम उसको कम कर सकते हैं। पर आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर कोई व्यक्ति स्टेज 2 की अवस्था में है तो उसको दवा लेना भी चाहिए, उसको दवा लेना पड़ेगा, नहीं तो वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो सकता है, क्योंकि उसको रोजमर्रा का काम करने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती हैं आजकल बड़े लोगों में, ये फैशन हो गया है, वो बैरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं। वो एक ऐसा सर्जरी है जिससे कहते हैं कि भूख कम लगती है, इनटेक कम हो जाता है, और बड़ा सिंपल फंडा होता है मोटा और पतला होने का कि अगर आपका इनटेक कम है, जो बॉडी की ज़रूरत है उससे कम आप लेते हैं, तो फैट धीरे धीरे गलना शुरू होगा और आप पतले होते चले जाएंगे। पर क्या ये जो एब्रप्ट तरीका है, कई लोगों पे हमने ये देखा है उसका नेगेटिव साइड भी दिखा है, और नेगेटिव साइड इस कदर दिखा है कि उन्होंने ये सर्जरी कराई और कुछ टाइम के बाद उनके बारे में बहुत तरह की बातें पता चलती है, तो एक कंफ्यूजन का दौर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले स्टेज 2 वाली स्थिति में जो हैं उनको क्या करना चाहिए, वो किस किस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। ठीक है, रोजमर्रा का काम नहीं कर पाते हैं, ये बात ठीक है, पर उनको और कौन सी गंभीर बीमारी हो सकती है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर तो हो सकता है, लेकिन क्या वो कैंसर भी हो सकता है? क्योंकि कैंसर भी अब आप कह लें हर बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, बहुत लोगों को बीमारी हो रही है, और कई जगह हमें पढ़ने को मिलता है कि 29-30 में ये महामारी का रूप ना ले ले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओबेसिटी का कैंसर से रिलेशन है, पहली बात। और दूसरी बात, इस तरह की सर्जरी जो दुबले पतले होने के लिए कराई जाती हैं, क्या वो बिल्कुल उचित है? इसको लेकर के जो बातें बाहर फिजा में तैरती रहती हैं, वो कितना सही या कितना गलत है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा। देखिए, नंबर एक तो बात मैं आपको बता दूं कि आजकल पहले के हिसाब से बेरेटिक सर्जरी का यूज कम हो गया है। और सबसे पहले स्टेज 2 ओबेसिटी अगर हो तो उस पे हम आजकल दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और दवाएं ऐसी आई हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा सीमाग्लुटाइड या ओज़ेम्पिक नामक दवा का। इसी तरह के और भी दवाएं आई हैं जो वजन कम करने में सहायता करती हैं।
तो देखिए, स्टेज 2 ओबेसिटी में डायबिटीज और हार्ट डिजीज के सिवा आजकल लिवर पूरा पूरा खराब देख रहे हैं, हार्ट फेलियर देख रहे हैं, और आपने सही बताया, तरह तरह के कैंसर, कम से कम 30 तरह के कैंसर ओबेसिटी से आजकल रिलेटेड हैं। तो जो लोग मोटे हैं और जिनको ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, तो हम सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आप वजन कम करिए, जिससे आगे आपका कोई मेटास्टेसिस ना हो, कोई और फैले ना, और दूसरा कैंसर भी ना हो। तो ओबेसिटी, और आप समझें कि तंबाकू में बहुत फर्क नहीं है। तंबाकू कुछ तरह के कैंसर करती है, ओबेसिटी बहुत तरह के कैंसर करती है। अब ऐसे लोगों में जो कि जिनका वजन काफी ज्यादा है, आजकल हम सबसे पहले दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और इंडिया में सारी दवाएं आई हुई हैं, और हम उनको टाइम देते हैं, डाइट, एक्सरसाइज, अगर एक्सरसाइज कर पाए, और दवाओं के साथ करीब 3 से 6 महीने का टाइम देते हैं। अगर 6 महीने में उनका वजन 6 से 10 किलो कम हो गया, तो हमने मैदान मार लिया, देखे। और अगर ओबेसिटी की सर्जरी की बात करें, वो 15 से 20 किलो करीब करीब वजन कम करती है। तो 6 महीने में अगर हमने ये वजन कम कर लिया, तो हम उसको आगे ले जाते हैं। और अगर वजन कम नहीं हुआ, या वजन किसी कारणवश बढ़ गया, तब हम उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई एक रास्ता और है, वो है ओबेसिटी सर्जरी का। और देखिए, अच्छी तरह से सर्जरी हुई तो लोगों को लाभदायक होती है। ऐसी बात नहीं है कि उसके कोई साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों में कुछ परेशानियां आती हैं, लेकिन वो ओबेसिटी से तो बेहतर ही है कि आप 20 किलो वजन कम कर लें और आपकी बाकी की बीमारियां ठीक हो जाएं। डायबिटीज अगर है तो पूरी तरह से खत्म हो जाए, कई लोगों का लिवर पूरा अच्छा हो जाए, हार्ट डिजीज बेहतर हो जाए। तो वो हम आजकल सेकेंड रिसॉर्ट रखते हैं, जब दवाओं का फेल हो जाती हैं, नहीं काम करती, और वजन बढ़ता जाता है, तब हम बेरियाट्रिक सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि इन दिनों ये बीमारी उतनी कॉमन तो नहीं है, लेकिन बहुत मोटे लोगों में या कई नॉर्मल लोगों में भी देखी जाती है। क्या इसका ओबेसिटी से कोई संबंध है क्या? एक बीमारी जिसकी चर्चा होती है, स्लीपिंग एपनिया, वो सोते हैं और कुछ सेकंड के लिए उनकी सांसें रुक जाती है। तरह तरह का टेस्ट होता है, और हमने कुछ पेशेंट को देखा है, थोड़ा बहुत हमने पढ़ा भी है, तो उसके पीछे भी बताया जाता है कि डायबिटीज या मोटापा एक बड़ी वजह है, और खास तौर पर अगर आपके शरीर में फैट ज्यादा है तो ये दिक्कत होने का चांस ज्यादा रहता है। क्या क्या ये वाकई जो मेरी जानकारी है वो सही है कि स्लीपिंग एपनिया का भी ओबेसिटी से संबंध है, या ये एपनिया किसी को भी हो सकता है? थैंक यू। आपने फिर से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा। ये स्लीप एपनिया का 90% लोगों में ओबेसिटी वजन से पूरा संबंध है। और वजन जो है वो छाती पर ज्यादा है, गले पर ज्यादा है, और गले के रास्तों में ज्यादा है। ये फैट होगा तो रात को कई कई लोगों को तो 30-40 बार सांस रुक जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर में लेवल बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग दिन में ज्यादा सोते हैं। और एक्सीडेंट्स, आपको ये आश्चर्य होगा कि भाई स्लीप अपने का एक्सीडेंट से क्या संबंध, लेकिन लोग ड्राइविंग करते करते सो जाते हैं, और एक्सीडेंट के ये एक अहम कारण है। तो आजकल वही जो मैं आपको बता रहा था दवाओं के बारे में, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि एक वेट लॉस की दवा स्लीप एपनिया को उसने खत्म कर दिया। तो ये एफडीए, यानी कि जो अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी है, जो सारा लाइसेंसेस देती है, उसने पहली बार ये लाइसेंस दिया है कि भाई इस दवा को आप ओएसए, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया को खत्म करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो वजन ये दवा कम करती है, साथ में और बीमारियों को कम करती है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के लिए पहली बार ये दवा लाइसेंस हो गई है। ऑफ कोर्स ये कहने में हम मुझको कोई भी वो नहीं है कि बेरियाट्रिक सर्जरी भी ऑब्स्ट्रक्टिव एपनिया को पूरा ठीक कर सकती है, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको आखिरी उपाय हम रखते हैं।
उसको आप आखिरी उपाय रखते हैं। कोई और ऐसी जानकारी जो हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, जो सवाल मैं आपसे नहीं कर पाया, तो मैं निश्चित चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक को बताइए। मेरे पास सवाल बहुत हैं, लेकिन मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं चाहूँगा कि इम्पोर्टेंट जानकारी इस स्टडी के जरिए आप हमारे दर्शकों तक पहुँचाएं, जो मैं आपसे पूछ नहीं सका। तो देखिए, सारे लोगों को, हमारे इंडिया के, अपना बॉडी मास इंडेक्स 23 से कम रखना चाहिए, और पेट का घेरा आदमियों को 90 सेंटीमीटर, और आपको, आपके टेलर को पता होगा या आप अपने पैंट के घेरे से पता कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं उनको 80 सेंटीमीटर से कम रखना चाहिए। और बच्चों की स्टेज से हमको ये चीज को लागू करना चाहिए। जब स्कूल में बच्चे हों तब भी उनका वजन कम और पेट का घेरा ज्यादा, और आगे जाकर भी अगर ये करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने बहुत अच्छी तरह से मेंशन किया कि ये बीमारियां हो सकती हैं और साथ में कैंसर भी हो सकता है, सारी बीमारियों से आप बचे रह जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए, अपनी डाइट को, अपनी एक्सरसाइज को शुरुआत से ठीक रखिए, जिससे ये अवस्था ना आए कि ओबेसिटी के साथ साथ जुड़ी हुई बीमारियां आपको जिंदगी भर परेशान करती रहें। डॉक्टर साहब, इट्स प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत जानकारी आपसे मिली और मुझे पक्का विश्वास है कि हमारे दर्शक इस इम्पॉर्टेंट स्टडी से और उसको बेहतरीन तरीके से जो आपने सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर अनूप मिश्रा। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।